हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशा गर्ग और मैं बोल रही हूँ वे टू बिग अपॉर्चुनिटी चैनल से। और आज हम पढ़ेंगे रूस की क्रांति के बारे में। रूस की क्रांति मित्रों, ये विश्व इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रूस की क्रांति, जहाँ विश्व इतिहास आता है वहाँ रूस की क्रांति आती है। तो मित्रों, अब हम रूस की क्रांति स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनती है और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मित्रों, पढ़ते हैं हम रूस की क्रांति के बारे में। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि रूस की क्रांति पर किसका प्रभाव था, किसके प्रभाव के कारण रूस की क्रांति होती है। तो मित्रों, हमने जो फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी उसका ही रूस की क्रांति पर भी प्रभाव था। रूस की क्रांति के प्रभाव, फ्रांस की क्रांति के प्रभाव से ही रूस की क्रांति है जो होती है। तो मित्रों, रूस में क्रांति के बाद जो है वो समाजवादी जो शासन होता है वो स्थापित होता है, जिसको साम्यवादी शासन से कुछ मिलता जुलता समाजवादी शासन है वो स्थापित होता है। और वहाँ पर जो रोमनोव वंश की सत्ता होती है, रोमनोव वंश जो होता है उसकी समाप्ति होती है और वहाँ समाजवाद की स्थापना होती है। मित्रों, क्या होता है कि समाजवाद की जो विचारधारा होती है उसके अनुसार रोमनोव वंश की जो सत्ता होती है उसको समाप्त कर दिया जाता है, जहाँ पे रूस का जार का शासन था। और जार से तात्पर्य निरंकुश व तानाशाह। जार का मतलब क्या होता है? ये जार जो शब्द रूस में प्रचलित था राजा के लिए, जिसे हम भारत में राजा कहते हैं, उसको रूस में क्या कहा जाता था? जार कहा जाता था। और मित्रों, इस जार शब्द का अर्थ क्या है? जार शब्द का अर्थ है निरंकुश व तानाशाह। तो मित्रों, वहाँ पे एक निरंकुश सत्ता थी रूस में और निरंकुश व तानाशाह शासन था, जार का शासन था। तो मित्रों, अब हम जार के बारे में पढ़ते हैं कि रूस में कौन कौन से जार हुए। तो मित्रों, पहला जो जार था उसका नाम था अलेक्जेंडर प्रथम। इनका जो शासनकाल था वो 1801 से लेकर 1825 तक था। द्वितीय जो थे वो थे निकोलस फर्स्ट। इनका जो शासनकाल था वो 1825 से 1858 तक था। तो मित्रों, इसके बाद जो होते हैं वो होते हैं अलेक्जेंडर द्वितीय। इनका जो शासन था वो 1858 से 1888 तक था। इसके बाद होते हैं अलेक्जेंडर तृतीय। अलेक्जेंडर तृतीय का जो शासन था वो मित्रों 1888 से लेकर 1894 तक था। 1888 से 1894 तक। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो निकोलस द्वितीय, जिनके काल में ये क्रांति होती है, उनका जो शासनकाल है मित्रों निकोलस सेकंड। इनका जो कार्यकाल है वो है 1894 से लेकर 1917 तक। तो मित्रों, ये क्या है, जो 5 रूस के जार रह चुके थे जब तक क्रांति हुई। और जब ये रूस की क्रांति होती है तो निकोलस द्वितीय का शासनकाल होता है। तो मित्रों, कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स जो थे उन्होंने रूस की क्रांति के बारे में एक विचारधारा दी कि रूस में जैसे क्रांति के बाद समाजवादी जो सरकार है वहाँ स्थापित होती है, तो इन्होंने कहा कि रूस जो भूमि थी वो समाजवाद के लिए उपयुक्त नहीं थी। मित्रों, कार्ल मार्क्स का नाम जो है ना वो हिस्ट्री में और जो पॉलिटिकल या राजनीति की हम बात करते हैं उसमें कार्ल मार्क्स का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने मतलब एक नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इन्होंने मतलब क्या है कि जो निम्न वर्ग था समाज का उसको जागृत करने के लिए मतलब इन्होंने मतलब एक नारा दिया, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ।
ऐसे ही क्या है कि इन्होंने रूस के बारे में कहा कि रूस की जो भूमि है वो समाजवाद के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि रूस में क्या औद्योगिक क्रांति भी नहीं हुई और वहाँ जो रूस का श्रमिक वर्ग है उसका भी वहाँ पे अस्तित्व नहीं था, क्योंकि रूस की जो अर्थव्यवस्था है, रूस में जो आर्थिक स्थिति है या रूस की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह किस पर निर्भर है, कृषि पर निर्भर है। इसलिए वहाँ पर श्रमिक वर्ग का उदय भी नहीं हुआ, इसलिए वहाँ पर क्या समाजवाद उपयुक्त नहीं है। फिर रूस में के बारे में हम जानते हैं कि जब रूस की क्रांति हुई 1917 में होती है मित्रों रूस की क्रांति। और रूस की क्रांति के टाइम क्या था कि वहाँ पे 2 कैलेंडर प्रचलित थे। एक तो क्या, जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। दूसरा कौन था, ग्रिगोरियन। ग्रिगोरियन जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो क्या, ग्रिगोरियन कैलेंडर है आज जो सारी दुनिया में प्रचलित है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो मित्रों रूस में क्या है, ये 2 कैलेंडर प्रचलित थे और इन दोनों कैलेंडरों में 13 दिन का अंतर है, 13 दिन का अंतर है। तो ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ये जूलियन कैलेंडर से 13 दिन आगे चलता है। तो मित्रों फिर क्या हुआ कि क्रांति से पहले तो रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और क्रांति के बाद क्या हुआ, ग्रिगोरियन कैलेंडर वहाँ पे चलने लगा और इन दोनों की तिथियों में 13 दिन का अंतर था। इसलिए जब क्रांति के बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर वहाँ पे चला तो 13 दिन, इसलिए तिथि को 13 दिन आगे करना पड़ा। पुराने कैलेंडर के अनुसार तो जो बोल्शेविक करने पड़ा, बोल्शेविक क्रांति, बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति मित्रों ये हुई थी 25 अक्टूबर 1917 में। पुराने जो कैलेंडर था रूस का उसके अनुसार जो रूस की क्रांति है वो 25 अक्टूबर 1917 में होती है जूलियन कैलेंडर के अनुसार। लेकिन अगर इस तिथि को हम 13 दिन आगे बढ़ा दें तो उसके अनुसार इस मतलब जो ये क्रांति है वो नए कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर 1917 को होती है। इसलिए मित्रों रूस की जो क्रांति है उसको अक्टूबर नवंबर की क्रांति कहते हैं, क्योंकि रूस की क्रांति की दोनों ही तिथियां मानी जाती है जूलियन कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर और ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 नवंबर। इस तरह क्या है मित्रों, अब हम आगे की जो रूपरेखा पढ़ते हैं कि जिस टाइम वहाँ पे रूस में क्रांति होती है उस टाइम रूस की जो स्थिति थी वो क्या थी, क्रांति के क्या कारण बने, किसके कारण क्रांति हुई, इसके बारे में हम जानते हैं क्या परिस्थितियाँ थी वहाँ पे। तो रूस में जो समाज था वो 3 भागों में विभाजित था। पहला जो वहाँ पे वर्ग था वो था कुलीन वर्ग। कुलीन यानी कि ये सब जो व्यक्ति थे सामंत वर्ग के, इनके पास बहुत धन था और जितने भी रईस या पैसे वाले लोग थे वो सब कुलीन वर्ग में आते थे वहाँ पे। दूसरा था मध्यम वर्ग। इसमें जो मध्यम वर्ग मित्रों जो पढ़ा लिखा भी होता है थोड़ा बहुत मतलब समृद्धिशाली भी होता है, लेकिन ये इतना ही मतलब इसके पास नहीं होती, समृद्धिशाली इतना नहीं होता जितना कुलीन वर्ग के पास होता है। तीसरा जो था मित्रों सर्वहारा यानी कि इसमें कृषक, मजदूर, श्रमिक जो निचले तबके के लोग थे, गरीब जो जनता थी वो सारी किस में आती थी, सर्वहारा वर्ग में आती थी। तो इसमें क्या हुआ कि रूस में समाज में सर्वहारा वर्ग की जो स्थिति थी वो बहुत ही दयनीय थी, यानी कि जो सारी संपत्ति थी वो समाज के 2 वर्गों में विभाजित थी, कुलीन वर्ग में और मध्यम वर्ग में। सर्वहारा वर्ग जो था रूस का बहुत गरीब था। इसलिए क्या है कि वहाँ पे एक ड्यूमा नाम की संस्था की अस्तित्व था रूस में। डूमा एक संस्था थी जो कि रूस की जो जनता थी उसकी प्रतिनिधि संस्था थी और इसके सदस्यों का निर्वाचन है वो रूस की जनता के द्वारा किया जाता था। यह एक सलाहकारी संस्था थी जो महत्वपूर्ण मामलों में राजा को सलाह देती थी। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि रूस का जो जार था वो तो एक निरंकुश सत्ताधारी था और निकोलस फर्स्ट के टाइम में तो पूरी तरह जो सत्ता थी
निकोलस द्वितीय के काल में तो पूरी तरह जो सत्ता थी निकोलस द्वितीय के हाथ में थी, पूरी तरह सत्ता उसके नियंत्रण में थी, तो वो डूमा की बात मानने वाला नहीं था। और उसने क्या किया कि डूमा पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए एक परिषद का निर्माण किया जिसको साम्राज्य परिषद कहा गया। साम्राज्य परिषद। तो मित्रों डूमा का कार्य क्या था आखिर? डूमा क्या करती थी कि कोई भी जैसे कानून या कोई भी जैसे कानून बनाना है नया, राज्य के शासन में कोई भी मतलब प्रस्ताव नया लेके आती थी वो, तो उसको पास कराने के लिए पास राजा को करना ही पड़ता था, क्योंकि वो जो डूमा जो संस्था थी वो जनता की प्रतिनिधि संस्था थी और कानूनों को अंतिम रूप जो है ये डूमा ही प्रदान करती थी। उसके ऊपर क्या है काम, उसका मेन काम क्या था कि ये जार पर नियंत्रण रखने का काम करती थी। यानी कि जार जो था वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता था, वो अपने मन से कोई भी कानून नियम नहीं बना सकता था, उसको इसके लिए डूमा की अनुमति लेनी पड़ती थी। यही क्या था कि कानूनों को अंतिम रूप देती थी। ऐसे ही क्या हुआ कि अब निकोलस द्वितीय को ये बात कब पसंद आने वाली थी, क्योंकि वो तो एक निरंकुश राजा था, निरंकुश जार था, तो उसने क्या किया डूमा पर नियंत्रण बनाने के लिए साम्राज्य परिषद नाम की एक संस्था का निर्माण किया। और इसके जो सदस्य थे ये जार के द्वारा ही नियुक्त किए जाते थे। जो निकोलस द्वितीय था उसके काल में मतलब उसने जब ये साम्राज्य परिषद का निर्माण किया तो रूस की जनता ने उसका जमकर विरोध किया। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये एक तो ये मतलब महत्वपूर्ण कारण हो गया कि निरंकुश रहना चाहता था राजा पूरी तरह, वो अपने ऊपर किसी तरह का नियंत्रण नहीं चाहता था। अब हम पढ़ते हैं मित्रों रूस की क्रांति के कारण। रूस की क्रांति के क्या कारण थे जिनके कारण रूस की क्रांति घटित होती है और इतना विशाल रूप ले लेती है? तो मित्रों इसमें पहला तो यही हो गया कि हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि जार का निरंकुश शासन। इसमें क्या था कि जार जो था वो रूस का वो शुरू से ही जब से ही रूस में रोमनोव वंश की स्थापना होती है इवान चतुर्थ के काल में, तब से ही क्या निरंकुश ही था। और रूस के जितने भी जार हुए वो क्या इवान चतुर्थ के सिद्धांतों का पालन करते थे। और इवान चतुर्थ का क्या सिद्धांत था? उसका कहना था कि रूस का जो जार है वो एकाधिपति है। रूस का जार क्या है? एकाधिपति। किसने कहा मित्रों? ये कहा इवान चतुर्थ। यानी कि ये शुरू से क्या थे? निरंकुश थे। जार जितने भी हुए ना शुरू से रूस के वो क्या थे? निरंकुश शासन कर रहे थे। ऐसे एक पीटर मान जो रूस का शासक हुआ, रूस का जार हुआ, उसने क्या कहा? पीटर महान मित्रों इसने कहा कि रूस का जो जार है वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। रूस का जार क्या है? किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यानी कि वो जो मन में आएगा वही कार्य करेगा, किसी भी काम के लिए उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, चाहे वो सही करे चाहे वो गलत करे। अब मित्रों ऐसे ही जार मतलब इसमें जो राजा हुए रूस के, जो जितने मैंने आपको 5 जार बताए पीछे, उनमें से जो अलेक्जेंडर प्रथम था, अलेक्जेंडर फर्स्ट, तो ये अलेक्जेंडर जो फर्स्ट था मित्रों ये कुछ उदारवादी नीति थी इसकी। इसने क्या है कि कुछ उदारवादी नीति अपनाई रूस के शासन में। ऐसे ही जो अलेक्जेंडर द्वितीय था वो भी उदारवादी नीति अपनाने वाला व्यक्ति था, एक जार था अलेक्जेंडर द्वितीय। इसने भी कुछ उदारवादी नीति अपनाई और उदारवादी नीति अपनाते हुए इसने और फिर क्या हुआ कि किसानों को इसने कुछ छूट दे दी। रूस के जो किसान थे उसको उन्होंने कुछ छूट देती, लेकिन इसका क्या हुआ कि फिर किसानों को कर में इसने छूट दी, तो जो रूस के जो सामंत थे उन्होंने इसका विरोध किया। इसके कारण क्या हुआ कि अलेक्जेंडर द्वितीय ने अपनी नीतियों का विरोध कर दिया। तो मित्रों ये भी था कि रूस के समाज का जो कुलीन वर्ग था वो ये नहीं चाहता था कि निचला जो तबका है या सर्वहारा वर्ग है उसको स्वतंत्रता दी जाए और उसको करों में छूट दी जाए। तो इसलिए भी राजा का जब विरोध होता था तो राजा क्या है अपनी नीतियों में परिवर्तन कर लेता था। अब जो निकोलस द्वितीय था मित्रों, निकोलस
द्वितीय। इसने क्या है कि पूरी तरह निरंकुश शासन किया और स्टालपिन की सहायता से पुनः निरंकुश शासन स्थापित किया। यानी कि जो पहले अलेक्जेंडर प्रथम और द्वितीय ने तो उदारवादी नीति अपनाई, लेकिन निकोलस द्वितीय ने क्या किया, वापस निरंकुश शासन स्थापित कर दिया। और इसमें इसका सहयोगी कौन था, स्टालपिन। कौन था मित्रों, स्टालपिन। ये क्या था, पूरी तरह निरंकुश शासक था। निकोलस द्वितीय के काल में मतलब दो, एक तो उसकी रानी थी जरीना, एक उसकी रानी थी, पत्नी थी उसकी, और एक साधु था जिसका नाम था रासपुटिन। तो ये जो दोनों थे, इनका मतलब क्या है कि शासन में बहुत हस्तक्षेप था, प्रशासन में बहुत हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप का मतलब कि राजा जो था निकोलस द्वितीय, वो इनकी मर्जी के बिना या इनकी जो सलाह के बिना कोई भी काम नहीं करता था। और इसका ये क्या विरोध है, वो रूस की जनता करती थी। जार में एक रूस, एक जार और एक धर्म की नीति का पालन करना शुरू कर दिया। मित्रों, एक रूस, एक जार और एक धर्म की नीति का पालन किसने किया, निकोलस द्वितीय ने। एक रूस, एक जार और एक धर्म। मित्रों, ये जो नीति थी निकोलस द्वितीय की, ये इसको क्रांति की तरफ ले गई, क्योंकि इसका जो ये नारा था या जो इसकी बात थी, इसकी जो विचारधारा थी, ये बहुत गलत थी रूस की जनता की नज़र में। क्योंकि रूस के अंदर इतने बड़े देश में बहुत सी जातियों के लोग रहते थे। ये कौन थे, यहूदी। कौन कौन सी जातियाँ थी जो रूस में रहती थी मित्रों, एक तो यहूदी थे, ततार, उज्बेक और पोल। ये जो जातियां थी, इतनी सारी जातियों के लोग यहाँ रहते थे। लेकिन जार ने क्या नारा दे दिया कि एक रूस, एक जार, एक धर्म। तो इन सब जातियों ने क्या किया, रूस की जो जार था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये भी क्या है, वहाँ क्रांति का कारण बना। मित्रों, जनता का विद्रोह है जो, वो एक राजा के लिए घातक सिद्ध होता है। जब राजा जो है जनता के विद्रोह की तरफ ध्यान नहीं देता और जनता को संतुष्ट करने की नीतियां नहीं बनाता, वो बल्कि अपने स्वार्थ के लिए ऐसी नीतियां बनाता है जो जनता का अहित करती है। एक शासक को अपने शासन को स्थायी बनाए रखने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए जनता का सहयोग बहुत आवश्यक होता है। लेकिन यहाँ का जो जार था, वो अपनी प्रजा को ही अपने विरोध में खड़ा कर रहा था। और ये क्या मित्रों, क्रांति का सबसे बड़ा कारण था। तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।